सबसे चर्चित सूबा उत्तर प्रदेश, उसके नंबर्स को लेकर क्या इन्फॉर्मेशन राजीव आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी को इंतजार यूपी के नंबर्स का है। बिल्कुल अदिति, इंतजार है और इंतजार खत्म होगा, लेकिन चंद पलों में 403 सीटों पर सबसे बड़ा एग्जिट पोल उत्तर प्रदेश की जनता के मन में क्या रहा, एग्जिट पोल के जो नतीजे एग्जिट पोल के वो हम रखने वाले हैं चंद पलों में आपके सामने। मणिपुर की तस्वीर आपने देख ली, पिक्चर क्लियर हो गई, गोवा की, पंजाब की हमने बात कर ली, और अब नंबर आता है उत्तराखंड के बाद अब नंबर आता है उत्तर प्रदेश का। 403 विधानसभा की सीटें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव, इनके बीच में कांटे की टक्कर बताए जा रहे हैं। लेकिन क्या वाकई कांटे की टक्कर है, या 2017 का प्रदर्शन होगा, या क्या अलग तस्वीर इस वक्त होगी? जी न्यूज़ पर नतीजों से पहले नतीजों का ही रुझान, यानी कि एग्जिट पोल, एग्जैक्ट पोल से पहले ये एग्जिट पोल है, और एग्जिट पोल में उत्तर प्रदेश की जनता किसके साथ नजर आ रही है, किसके साथ कितना संख्या बल है, वोट शेयर किसका कितना है, हम आपको बताने वाले हैं। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। जी न्यूज़ डिजाइन बॉक्स का ये एग्जिट पोल सैंपल साइज हमने आपको बताया कि बड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बहुत सारे बयान उत्तर प्रदेश में अलग अलग नेताओं की तरफ से दिए गए। असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री से लेकर तमाम जो छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज है उनका समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ना, कितना इंपैक्ट उसका पड़ेगा। इंटरेस्टिंग 403 सीट चंद पलों में आपके सामने एग्जिट पोल हम रखेंगे। आदित्य राजीव आप रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर किसी को इंतजार है उत्तर प्रदेश के नंबर्स का। उत्तर प्रदेश में एग्जिट पोल क्या कहता है? 10 मार्च तक वो आएंगे फाइनल नतीजे, लेकिन उससे पहले 403 असेंबली सीट्स, योगी आदित्यनाथ का इम्तिहान आपने देखा। बीजेपी ने किस तरह से जो स्टेटमेंट्स आए, और बीजेपी पर लगातार ये आरोप लगते रहे कि पोलराइज करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा जो फार्मर्स के प्रोटेस्ट रहे, क्या उनकी छाप इन नतीजों पर देखने को मिलेगी? क्या बीजेपी 2017 की जो उसकी परफॉर्मेंस है, क्या बीजेपी उसे दोहरा पाएगी? ये अपने आप में बहुत अहम सवाल है। और जल्दी से हमने आपको 4 राज्यों के लिए जो एग्जिट पोल है, नंबर्स हैं, वो नंबर्स हमने आपको दिखाए हैं। एक बार जल्दी से आपको बता देते हैं कि अभी तक जो प्रोजेक्शंस आए वो क्या कहते हैं, और किस तरह से अब उत्तर प्रदेश का जो नंबर है वो किस तरफ इस ओवरऑल रिजल्ट को, जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव उसके रुझान को लेकर जाता है। इस वक्त जो आप अपने स्क्रीन पर नंबर्स देख रहे हैं, आपको बता दें ये मणिपुर के नंबर्स हैं, मणिपुर के एग्जिट पोल के नंबर्स हैं जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। बीजेपी के लिए वहां से अच्छी खबर है, 32 to 38 सीट्स का प्रोजेक्शन मणिपुर में बीजेपी के लिए है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी मायूस होगी, 12 to 17 सीट्स का प्रोजेक्शन इस एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के लिए है। एनपीएफ की भी बात करते हैं तो एनपीएफ के लिए 3 से 5 सीटों का प्रोजेक्शन एनपीएफ के लिए है। वहीं एनपीपी की बात की जाए तो 2 से 4 सीट का प्रोजेक्शन एनपीपी के लिए, और अदर्स के लिए 2 से 5 सीट का प्रोजेक्शन है। वोटिंग शेयर की भी अगर बात की जाए तो आपको बता देते हैं बीजेपी को 39% वोट शेयर। इस वक्त तो आप देख रहे हैं मणिपुर की टैली, किस पार्टी के लिए कितने सीट्स का प्रोजेक्शन है, लेकिन यहाँ पर वोट प्रतिशत की भी जल्दी से बात कर लेते हैं। वोट प्रतिशत के लिहाज से बात की जाए तो बीजेपी को 39% वोट शेयर मिलने का प्रोजेक्शन है। इसके अलावा कांग्रेस अलायंस को 30%, 30% वोट शेयर मिलने का प्रोजेक्शन है। एनपीएफ को 6% वोट शेयर मिलने का प्रोजेक्शन है। एनपीपी को 9% वोट शेयर मिलने का प्रोजेक्शन है। और अदर्स के लिए भी हम आपको वोट शेयर मैं आपको बता रही हूँ, आप देखिए सीटों में वो किस तरह से तब्दील हो रहा है। तो बीजेपी के लिए 39% का वोट शेयर, जो कि 33 से 37 सीटों में फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कन्वर्ट होते हुए। तो मणिपुर में बीजेपी की सत्ता में वापसी का प्रोजेक्शन आप कह सकते हैं। प्रो इनकम्बेंसी, डबल इंजन की सरकार, प्राइम मिनिस्टर मोदी वो बार बार कहते रहे कि नॉर्थ ईस्ट पर फोकस करना चाहते हैं। जो पिछली सरकारें रही उन्होंने नॉर्थ ईस्ट की अनदेखी की है, और कम से कम ये प्रोजेक्शंस इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये बीजेपी को इससे फायदा हुआ है, तो बीजेपी को बहुमत मिल सकता है। जल्दी से अब आपको गोवा की तस्वीर हम दिखाते हैं। 40 मेंबर की गोवा की असेंबली है, वहां से जो तस्वीर सामने आई, अब उसका डेटा एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे कि किस तरह से गोवा में 13 से 18 सीटों का प्रोजेक्शन बीजेपी के लिए है। वहीं कांग्रेस पार्टी के लिए 14 से 19 सीटों का प्रोजेक्शन कांग्रेस पार्टी के लिए है। इसके अलावा एमजीपी अलायंस, जिसमें टीएमसी शामिल है,
2 से 5 सीट का प्रोजेक्शन एमजीपी अलायंस के लिए है। आम आदमी पार्टी भी वहां पर एक्शन में है और आम आदमी पार्टी के लिए ये कांग्रेस का आप सीट प्रोजेक्शन देख रहे हैं 14 से 19 सीटों का। एमजीपी अलायंस की बात अगर है तो 2 से 5 सीटों का प्रोजेक्शन एमजीपी और टीएमसी का अलायंस, जैसे कि पहले भी आपको बताया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी 1 से 3 सीट का प्रोजेक्शन आम आदमी पार्टी के फेवर में और अदर्स के पास भी 1 से 3 सीट का प्रोजेक्शन। ये जो 1 से 3 सीटें हैं या फिर एमजीपी अलायंस भी है, सरकार बनाने के लिहाज से बहुत क्रूशियल भूमिका, क्रिटिकल भूमिका निभा सकते हैं। और इसीलिए जो हम आपसे कह रहे थे बैक चैनल टॉक्स जो है वो शुरू हो चुके हैं। लगातार पार्टियों द्वारा रीच आउट करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस तो कह रही है जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ टाई अप के लिए तैयार है। ये सीट्स का प्रोजेक्शन है, जल्दी से आपको बता देती हूँ। वोट शेयर के लिहाज से बीजेपी को 31% का वोट शेयर का प्रोजेक्शन, कांग्रेस पार्टी के लिए 33% का वोट शेयर का प्रोजेक्शन। कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन सकती है। आम आदमी पार्टी भी खाता उसका खुल सकता है, ये भी हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। अगर गोवा के इलेक्शंस की यहाँ पर गोवा के इलेक्शंस, गोवा की विधानसभा के एग्जिट पोल के जो रुझान है उनके हिसाब से बात की जाए। और मेरे साथ मेरे सहयोगी राम है। राम, उत्तराखंड के एग्जिट पोल के मुताबिक जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर है, गुड न्यूज है। पूरी तस्वीर जल्दी से हमारे दर्शकों को एक बार फिर से बताएं आपकी कैसे हरीश रावत का चेहरा भी, जो कभी संन्यास लेने की बात कर रहे थे कुछ दिन पहले, कुछ महीना पहले मुझे कहना चाहिए, अब उन्हें लग रहा होगा सही डिसीजन लिया उन्होंने पार्टी को। बिल्कुल ये अदिति जो आप बता रही हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर से हरीश रावत के लिए, क्योंकि जो उम्र का पड़ाव है, इस पड़ाव पर अगर इतना बूस्टर दे सकते हैं अपनी पार्टी के लिए तो फिर कमाल उनके लिए भी है और कांग्रेस पार्टी के लिए भी है। उत्तराखंड का एग्जिट पोल, ये हम आपको एक बार फिर से दिखाते हैं कि उत्तराखंड में किस तरीके की तस्वीर बन रही है, कैसे कांग्रेस पार्टी ने आखिर में दांव पलटा है। और शुरुआत में जो लग रहा था कि पुष्कर सिंह धामी बड़े यंग हैं, T20 खेलने के लिए आए हैं, ये एग्जिट पोल उस तरफ इशारा शायद नहीं कर रहे हैं। 26 से 30 सीटें जो हैं वो बीजेपी को जाती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन इससे ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी पाती हुई नजर आ रही है। 35 से 40 सीट तक कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही हैं और ये कांग्रेस पार्टी के लिए खुश होने का एक मौका है। बीएसपी यहां पर 2 से 3 सीट पा सकती है, लेकिन जैसा कि हम पंजाब में देख रहे थे कि आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा करिश्मा करती हुई नजर आ रही है, वो असर उत्तराखंड के अंदर वैसा नजर नहीं आ रहा है। यहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छी खबर है कि वो 35 से 40 सीटें यानी कि बहुमत की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। तो उत्तराखंड में बीजेपी के लिए सीट का प्रोजेक्शन 26 से 30 सीटें मिलना संभव है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में अगर बात की जाए तो स्टोरी कांग्रेस पार्टी है जो कि सरकार बना सकती है। हमारे साथ कई खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। आरती, अगर अभी तक की तस्वीर की बात की जाए तो ये उस पर आपका कॉमेंट, लेकिन इसके बाद बीजेपी खुश होगी या इंतजार करें उत्तर प्रदेश का, क्योंकि उत्तर प्रदेश डिसाइड करेगा कौन सी पार्टी खुश होगी। बिल्कुल हमें उत्तर प्रदेश का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश इन सभी स्टेट्स में से सबसे बड़ी स्टेट है और ओवरऑल भी कंट्री में उत्तर प्रदेश का जो मैंडेट होता है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूँगी कि बीजेपी को कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। गोवा में जो सिचुएशन उभर के आई है, लग रहा है कि एक क्राइसिस की सिचुएशन है। दूसरी बात, पंजाब में वो अपना कोई वो फुटहोल्ड उस तरह का नहीं बना पा रही है, इस बात पे भी उन्हें सोचना पड़ेगा। तीसरी बात, उत्तराखंड में कांग्रेस मेरे ख्याल से इसलिए भी आ रही है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू उत्तराखंड में रहा। इनफैक्ट कोरोना वायरस पैंडेमिक के बाद जो लॉकडाउन लगा उससे टूरिज्म इंडस्ट्री उत्तराखंड में टूरिज्म इंडस्ट्री ही रेवेन्यू जनरेट करती है, इसलिए लोग वहाँ दूसरे लॉकडाउन से बहुत नाराज थे, बहुत परेशान थे। तो वो बात पे रोक रही हूँ, सॉरी, मुझे फ्लो देना है राम को क्योंकि उनके पास नंबर्स हैं। उत्तर प्रदेश के एग्जिट पोल को लेकर क्या कहता है डेटा? बिल्कुल, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश कौन जीतने वाला है। सबके सामने यक्ष प्रश्न यही है और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि कुछ ही देर के बाद नतीजों का रुझान आपको हम बताने वाले हैं। 403 सीटें हैं और आप किसी भी प्रदेश में आगे पीछे हो जाइए, उतना फर्क शायद नहीं पड़ता है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में आप पिछड़ गए तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि 2022 के बाद
चर्चा 2024 की सीधी होने लगेगी। तो जी न्यूज डिसाइन बॉक्स का एग्जिट पोल कुछ ही देर के बाद हम आपको बताने वाले हैं। कुछ ही पलों में डेटा आने वाला है। उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। 7 चरणों में यह चुनाव संपन्न हुआ। आखिरी चरण 7वां चरण अब से 2 घंटे पहले ही संपन्न हुआ है और ये सबसे बड़ा एग्जिट पोल कुछ ही देर के बाद 403 सीटों का हिसाब किताब। ये जो शब्द है हिसाब किताब, इसकी चर्चा खास तौर से आखिरी राउंड में बहुत हुई है। तो ये हिसाब किताब क्या होने वाला है 403 सीटों का, ये हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। और चर्चा तो 80 वर्सेस 20 को लेकर भी काफी हुई है। चर्चा बहुत हुई है और जो शुरुआत है वो हम भी चरणों के मुताबिक ही कर रहे हैं। कुल मिलाकर 7 चरणों में ये चुनाव हुआ है। पहले चरण की अगर बात करें तो पहले चरण में जो चुनाव हुआ था वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 58 सीटें थी कुल मिलाकर। उत्तर प्रदेश का जो पहला चरण था, तारीख थी 10 फरवरी, इसे आप याद कीजिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 37 सीटें थी, मध्य उत्तर प्रदेश की 21 सीटें थी। ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए उत्तर प्रदेश की कुल सीटें आपको हम बता रहे हैं। 58 जो सीटें थी वो कुल सीटें हैं। 10 फरवरी को चुनाव हुआ था और पश्चिम यूपी की इसमें 37 सीटें थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पश्चिम में लोग बता रहे थे किसान नाराज हैं। क्या फैक्टर हुए हैं ये हम आपको बताएंगे। 37 सीटें जो थी वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की थी और इसके अलावा आपको हम ये देखिए डेटा दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर 8 जिले, 37 सीटें। शामली की कितनी सीटें? 3 सीटें। यहां बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मुजफ्फरनगर यहां की 6 सीटें, ये भी बहुत दिलचस्प होने वाली हैं। मेरठ की 7 सीटें, इन पर क्या जनता का रुझान रहा है ये हम आपको बताने वाले हैं। अगर बागपत जिले की बात करें तो बागपत जिले की 3 सीटें, गाजियाबाद 5 सीटें, ये शहरी क्षेत्र है। इसके अलावा हापुड़ की बात करें तो 3 सीटें। ये हम पहले चरण में जहां जहां वोट पड़े वो बता रहे हैं। नोएडा की कुल मिलाकर 3 विधानसभा सीटें थी। बुलंदशहर की 7 सीटें थी। कौन इसमें आगे जा रहा है, कौन पीछे है, ये हम आपको जिलेवार बताने की कोशिश करेंगे और ये भी बताएंगे कि इन 58 सीटों में किसके पक्ष में कितनी सीटें जा रही हैं, क्योंकि ये वो 58 सीटें हैं जिसमें 2017 के चुनाव में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की थी। मध्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो 21 सीटें पहले चरण में वोट डाले गए थे। अलीगढ़ इसमें आता है 7 सीटें, मथुरा की 5 सीटें, आगरा की 9 सीटें। 9 में से 9 पिछली बार बीजेपी ने जीती थी। इस बार किसके पक्ष में जाने वाली है, जनता का रुझान क्या है, ये मध्य उत्तर प्रदेश की तस्वीर आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी 21 सीटें पहले चरण में उसमें वोट डाले गए। कुल मिलाकर सीटें हो जाती हैं 58 और उसमें 21 मध्य की हैं और 37 सीटें जो हैं वो सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं। अदिति, तो फर्स्ट फेज की यहाँ पर बात की जा रही है। 10 फरवरी को वोट पड़ा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहाँ पर कहा जा रहा था कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी अलायंस जो है वहां पर टफ फाइट हो रही है। जो फार्मर्स प्रोटेस्ट है उनका असर वहां पर देखने को मिल सकता है। पोलराइजेशन की जो कोशिश है उनका असर देखने को मिल सकता है। राजीव हमारे साथ है इस वक्त। राजीव, आपके पास और क्या इन्फॉर्मेशन है? पहले चरण की 58 सीटों पर बीजेपी को 34 से 38 सीटें मिल सकती हैं। सीधा सीटों का ये जो गणित है, कितनी सीटें किसको मिल सकती है वो हम आपको बता रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर सभी की निगाहें, और क्यों वो भी आपको पता है, क्योंकि बड़ा आंदोलन चला। लेकिन उत्तर प्रदेश में पहले फेज में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 37 सीटें, जबकि मध्य उत्तर प्रदेश की 21 सीटें। और सबसे बड़ी पार्टी जो बनकर उभर सकती है वो बीजेपी। सेकंड नंबर पर यहाँ पर समाजवादी पार्टी, 19 से 21 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल सकती है। बहुजन समाज पार्टी की क्या स्थिति हो सकती है पहले फेज में? 1 से 2 सीटें। तो कांग्रेस का खाता खुलना भी मुश्किल नजर आ रहा है। ये पहले फेज का आपके सामने पूरा का पूरा डेटा है। 10 तारीख को वोट डाले गए थे। कांग्रेस पार्टी शायद ही खाता खोल पाए, लेकिन सबसे पहले मुस्कुराते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विक्ट्री साइन दिखा। 34 से 38 सीटें निकाल सकती है बीजेपी पश्चिमी यूपी में, और जबकि समाजवादी पार्टी 19 से 21 सीटें। ऐसा हो गया तो फिर पूरी पिक्चर क्लियर हो सकती है उत्तर प्रदेश की। अदिति, तो इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं पहले चरण में जिन 58 सीटों पर मतदान हुआ वहां की तस्वीर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक बार फिर से वो डेटा स्क्रीन पर ये देखिए। बीजेपी अलायंस के लिए 34 से 38 सीटों का प्रोजेक्शन है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी अलायंस 19 से 21 सीटों का प्रोजेक्शन एग्जिट पोल के मुताबिक। वहीं बहुजन समाज पार्टी 1 से 2 सीट का यहाँ पर प्रोजेक्शन। और खासतौर पर यह कहा जा रहा था फर्स्ट फेज में जो फाइट होगी वो क्लोज फाइट होगी इन सीटों के प्रोजेक्शन के लिहाज से कम इन सीटों के प्रोजेक्शन के लिहाज से। नरेश, ऐसा नहीं लग रहा है?
आई थिंक अदिति, इसके अंदर जो पिछली बार 53 सीट्स 58 में से बीजेपी के पास थी, और बीजेपी अगर अभी भी 34-35 के आसपास सीटें जीत रही है तो बीजेपी बहुत ज़्यादा कोई इस टाइम पे कोई कंसर्न पार्टी नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट समाजवादी पार्टी को यहाँ पे उम्मीद ज़्यादा सीटों जीतने की थी, क्योंकि वहाँ पे जैसे कि राजीव ने भी बताया कि वहाँ पे जो वेस्टर्न यूपी की सीटें हैं जहाँ पे फार्मर एजुटेशन का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट था, उसमें आरएलडी के साथ गठबंधन के बाद उनको उम्मीद थी कि वो सीटें ज़्यादा जीत के आएंगे। बट मुझे लगता है कि वहाँ पे इनको परफॉर्मेंस और बेटर का अंदेशा था। बट बीजेपी मुझे लगता है कि यहाँ पे लॉसेस कट करके ठीक ठाक तरीके से निकल जाएगी। आपने अभी जिक्र किया समाजवादी पार्टी के आरएलडी के साथ अलायंस के साथ, जिसके बाद बहुत ज़्यादा उम्मीदें बढ़ गई थी समाजवादी पार्टी अलायंस की। क्या वजह रही कि उस तरीके से कैपिटलाइज नहीं कर पाई? क्या आरएलडी का वोट, जिसे लेकर जाट वोटर समाजवादी पार्टी को वोट करेगा, उसको लेकर बहुत बड़ा कंसर्न था, वो ट्रांसफर नहीं हुआ वोट? क्या वजह रही? देखिए, मैं आपको फिर दोबारा बताऊंगा कि 58 में से 53 सीट्स पिछली बार बीजेपी की थी, और अगर बीजेपी 34 से 38 सीट जीतती है तो बीजेपी को लगभग 19-20 सीट का नुकसान हो रहा है वहाँ पे। समाजवादी पार्टी को पिछली बार 3 सीटें थी वहाँ पे, और अगर समाजवादी पार्टी वहाँ पे 19-20 सीटें जीत रही है तो उनको सीधा 20 सीट का फायदा हो रहा है। तो ये कहना गलत होगा कि वहाँ पे वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। बट मैं ये कहना चाहता हूँ, अंडरलाइनिंग पॉइंट ये है कि उनको उम्मीद इससे ज्यादा सीटों की थी, उससे ज्यादा वोट की थी। उसके अंदर एक दो फैक्ट जो हमारे को ग्राउंड पे दिखे कि बसपा ने भी जो कैंडिडेट्स की सिलेक्शन और प्लेसमेंट वहाँ पे की, वहाँ पे कहीं ना कहीं सपा को उसका नुकसान हुआ। कहीं पे जहाँ पे जो सोशल इंजीनियरिंग की वजह से कुछ माइनॉरिटी कैंडिडेट्स थे, बसपा के भी माइनॉरिटी कैंडिडेट्स से वोट्स का डिवीजन दिखा। इसी तरह से और भी जातीय समीकरणों में हमारे को दिखा कि कहीं पे जो कैंडिडेट्स बसपा के हैं उनको नुकसान दे रहे हैं। बट फिर भी समाजवादी पार्टी इज गेनिंग 20 सीट्स ओवर देयर ऑलमोस्ट, एंड बीजेपी इज लूजिंग 20 सीट्स फ्रॉम देयर। सो बिकॉज द फार्मर एजुटेशन की इतनी बात थी और उसका इम्पैक्ट की इतनी बात थी, तो मुझे लगता है कि उसमें बीजेपी बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं होगी, पर जितना लॉस हो सकता था उससे कम लॉस दिखता होगा। संजीव जी, एक कमेंट आपका चाहती हूँ, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार ये दावा करती रही कि फर्स्ट फेज जो है वो बहुत क्रिटिकल है, बहुत क्रूशियल है, बड़ी संख्या में वो अपनी साथ ज़्यादातर सीटें वहाँ से निकालेगी क्योंकि आरएलडी के साथ उसका अलायंस है। ये कहा गया समाजवादी पार्टी की तरफ से। ये जो 19 to 21 सीट्स का प्रोजेक्शन है, क्या समाजवादी पार्टी इससे संतुष्ट होगी, ये देखते हुए भी कि लगातार पोलराइजेशन की भी जो कोशिशें की गई दोनों ही पक्षों की तरफ से? लेकिन उनको खुश नहीं होंगे, संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने किया, जिस तरह से भाजपा वहाँ पर जिस डराया गया भाजपा को कि किसान आंदोलन, मुसलमान और सपा और रालोद का मिलना, किसानों का गुस्सा, सब तरफ से डराया गया। उसके बावजूद सिर्फ 20 सीटें कम होना, 15 सीटें कम होना। हम लोग जब चर्चा कर रहे थे पहले, तब भी हमने डिस्कस किया था कि एंटी इनकम्बेंसी जैसा नहीं आने वाला है। तो ये एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, ये सिर्फ टैक्टिकल वोटिंग है, जिसके कारण सपा कुछ सीटें ज़्यादा जीत रही है। और पूरे यूपी में भी आएगा कि वोटर ने टैक्टिकल वोटिंग की है। और जो नुकसान हुआ है सपा को वो ये है, जो 38 सीटें 40 नहीं मिल रही, जो अभी कहा जा रहा है, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि अगर मुसलमान एक हुआ है तो इधर हिंदू पोलराइजेशन भी हुआ है, तो थोड़ा बहुत पोलराइजेशन भी सामने आया है। और तीसरी, इस बात से मैं बहुत सहमत हूँ कि बसपा ने जो टिकट बांटे वो उतने कमजोरी वाले नहीं बांटे जैसा माना जा रहा था। तो बसपा के जो टिकट्स हैं, कांग्रेस के भी कुछ टिकट्स हैं। अब क्या हुआ, इमरान मसूद को जैसे टिकट नहीं मिला। अब इमरान मसूद पूरी ईमानदारी से कहते हैं, इमरान मसूद पर्सनली बातचीत में भी कह रहे हैं कि सपा को वोट मिल रहा है, मुसलमानों का हमें नहीं मिल रहा है। इसके बावजूद कुछ ना कुछ असर पड़ा ही है ना। जो इमरान मसूद का अपना वोटर था, जिसको उम्मीद थी कि भैया सपा में जा रहे हैं तो भैया को टिकट मिलेगा, और भैया के साथ दांव हो गया। तो ये जो दांव हुआ है वहां पर वो नुकसान हुआ है। तो बीजेपी खुश होगी इससे, क्योंकि आप बीएसपी की बात कर रहे हैं, चंद्रशेखर को साथ ना लेना, क्या उसने भी समाजवादी पार्टी अलायंस को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया? क्योंकि हमने सोशल इंजीनियरिंग की बात की। अभी देखिएगा, आप अगर वेस्टर्न यूपी में गांव में जाएं तो ये क्लेम किया जाता है कि चंद्रशेखर के पास कम से कम 5 से लेकर 20, वो करीब 20 वोटों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बात करें तो रफली 120 सीट गाँव की हम बात कर रहे हैं। That converts into thousands. चंद्रशेखर का भी नुकसान है, ऐसे छोटे छोटे नुकसान हैं। चंद्रशेखर जिस तरह सपा तक आए तो इसको दलितों ने अपने अपमान की तरह लिया होगा, मुझे लगता है। मैं बहुत क्लियर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अखिलेश के साथ चंद्रशेखर की एक मीटिंग हो जाती है। उस मीटिंग के बाद भी चंद्रशेखर अपमानित महसूस करते, फिर वो कुछ प्रत्याशी उतारते हैं। चंद्रशेखर के सामने मजबूरी थी कि वो बीजेपी विरोध का झंडा बुलंद करके खड़े हुए, तो बीजेपी के साथ खड़े नहीं हो सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पे AIMMI ने भी बहुत वोट काटे होंगे।
AIMIM को, ओवैसी को आप बिल्कुल माइनस नहीं कर सकते हैं। ओवैसी को आप कितना बीजेपी का एजेंट कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, लेकिन ओवैसी को वेस्टर्न यूपी में माइनस नहीं कर सकते हैं। तो ओवैसी का भी इंपैक्ट रहा होगा। तो बीएसपी ने भी तो जिस तरीके से कैंडिडेट्स उतारे उसके बाद होगा, ये कहा गया लगातार बीजेपी और बीएसपी के बीच में बिहाइंड द कर्टेन्स अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, वो तो जो बीजेपी जो जहां जो कोई सपा को हराने लगेगा उसकी बीजेपी से मिलीभगत बता दी जाएगी। अब आप समझिए, पंजाब में बीजेपी कहीं सत्ता में नहीं है पिछले 10 साल से, और लेकिन लड़ाई हम सब बता रहे हैं कि दिल्ली दरबार से आ रहे। अरे भाई, जब बीजेपी है वहां लड़ाई में नहीं है। अच्छा ठीक है, हम इस इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। राजीव के पास और नंबर है। राजीव, अदिति, फर्स्ट फेज की हमने बात कर ली, पहले चरण की हमने बात की, और अब वक्त आ गया है कि हम दूसरे चरण की भी बात करें। दूसरे चरण में कौन सी पार्टी किस स्थिति में रहेगी? कुछ ही पलों में आपके सामने एग्जिट पोल पर इन 15 सीटों का रुझान होगा। दूसरे चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे, उनकी पार्टी यानी बीजेपी आगे, या फिर समाजवादी पार्टी आगे? बहुत इंटरेस्टिंग। 10 तारीख को पहले चरण के वोट डाले गए थे और 14 फरवरी को दूसरे चरण के वोट डाले गए थे। दूसरे चरण में, पहले फेज में आपने देख लिया कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। दूसरे फेज में जो वोट डाले गए, दूसरे फेज में कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें थी, तो दूसरे फेज में कौन सी पार्टी बड़ी पार्टी बनकर उभरती है? चंद पलों में इन 55 सीटों का रुझान, 55 सीटों पर जनता का एग्जिट पोल आपके सामने होगा। दूसरे चरण में कौन सी पार्टी होगी आगे? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर सभी की निगाहें हैं और समाजवादी पार्टी को अपेक्षा थी कि जो स्थिति पहले फेज में बीजेपी की इसमें नजर आ रही, शायद तो समाजवादी पार्टी की होती, लेकिन ऐसा होता अभी एग्जिट पोल में नजर नहीं आ रहा है। लेकिन दूसरे चरण में कौन बढ़ाएगा बढ़त? क्या समाजवादी पार्टी कमबैक कर रही है, क्या आएगी, या बीजेपी अब बढ़त बनाती चलेगी? जल्दी से ये डेटा भी हम आपके सामने रखेंगे कुछ ही पलों में। अदिति, बिल्कुल राजीव, जो आप बात कर रहे हैं उन 55 सीटों की, 55 सीटों में कौन कौन से जिले हैं, कौन कौन सी सीटें हैं, ये हम आपको दिखाने वाले हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है रिकॉल करना कि कौन कौन से जिले हैं जहां पर दूसरे चरण में मतदान हुआ था, ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर 55 सीटें थी और इन 55 सीटों में 14 तारीख को, 14 फरवरी को मतदान हुआ था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इसमें 34 सीटें थी और साथ साथ इसमें रोहेलखंड भी जुड़ जाता है और रोहेलखंड की कुल मिलाकर 21 सीटें थी और 4 सीटें अगले चरण में चली गई थी। कुल मिलाकर 25 सीटें रोहेलखंड में आती हैं। तो 55 सीटें 14 फरवरी को चुनाव, 34 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की और 21 सीटें रोहेलखंड की थी। कौन कौन से महत्वपूर्ण जिले और बड़े जिले इस फेस में शामिल थे, ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सहारनपुर, 7 सीटें सहारनपुर की, जिस पर वोटिंग 14 तारीख को हुई थी, 14 फरवरी को हुई थी, यह महत्वपूर्ण जिला है। बिजनौर में 8 सीटें आती हैं और 8 सीटों पर वोटिंग हुई थी 14 फरवरी को। रुझान हम कुछ देर के बाद बताने वाले हैं। मुरादाबाद 6 सीटें, संभल की 4 सीटें, यहां से समाजवादी पार्टी को बड़ी उम्मीदें हैं और यहां के सांसद के बयान आप अक्सर सुनते रहे हैं। रामपुर, आजम खान यहां से आते हैं, जेल में रहकर उन्होंने चुनाव लड़ा, क्या होने वाला है बताएंगे। अमरोहा की 4 सीटें, तो कुल मिलाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 34 सीटें, जिसमें से संभल की 4, रामपुर की 5, अमरोहा की 4 सीटें, ये 34 सीटें हैं कुल मिलाकर। ये जो दूसरा चरण है उसमें रोहेलखंड की अगर बात करें तो बदायूं की 6 सीटें, ये भी कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा। बरेली, यहां से बीजेपी को बड़ी उम्मीदें हैं, 9 सीटें बरेली की थी और शाहजहांपुर, यहां से जो कैबिनेट मंत्री है सुरेश खन्ना वो आते हैं, यहां पर क्या फर्क डालेंगे वो, ये भी देखना पड़ेगा। लगातार जीतते आ रहे हैं, 7-8 बार के विधायक हैं सुरेश खन्ना, क्या फर्क डालेंगे ये हम जरूर देखेंगे। आदित्य, और कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। फर्स्ट फेज में हमने आपको दिखाया कैसे बीजेपी 34 से 38 सीटों का प्रोजेक्शन, फर्स्ट फेज की बात कर रहे हैं। सेकंड फेज में सीटों का प्रोजेक्शन आपसे बस कुछ ही सेकंड में हम अपने स्क्रीन पर देख पाएंगे। और देखिए, बीजेपी अलायंस को 21 से 23 सीटों का प्रोजेक्शन है। सेकंड फेज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। समाजवादी पार्टी अलायंस को 29 से 33 सीटों का प्रोजेक्शन है और 1 से 2 सीट का प्रोजेक्शन बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो 21 से 23 सीटों का प्रोजेक्शन सेकंड फेज की हम बात कर रहे हैं। 55 सीटों में से 21 से 23 सीटों का प्रोजेक्शन बीजेपी के फेवर में, 29 से 33 सीटों का प्रोजेक्शन समाजवादी पार्टी अलायंस के फेवर में और बीएसपी के लिए 1 से 2 सीटों का प्रोजेक्शन यहां पर है। और ये देखिए, अब इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर इस नंबर को और क्लैरिटी के साथ इस वक्त देख पाएंगे, क्योंकि हम आपको यहां पर उत्तर प्रदेश का एग्जिट पोल का डेटा जब दिखा रहे हैं तो फेज वाइज
वाइज दिखा रहे हैं। सेकंड फेज की अगर बात की जाए तो बीजेपी और उसके अलाइज के लिए प्रोजेक्शन इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। सेकंड फेज में आपको याद होगा 55 सीटें थी जिन पर मतदान हुआ था, 9 जिले थे और वोटिंग की तारीख 14 फरवरी थी। तो उस दिन किसके लिए क्या प्रोजेक्शन है? समाजवादी पार्टी के लिए 29 से 33 सीटों का प्रोजेक्शन 14 फरवरी को जो सेकंड फेज की पोलिंग हुई, और इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी को 1 से 2 सीट का प्रोजेक्शन है। कांग्रेस पार्टी का खाता अब भी बड़ा जीरो आप कांग्रेस पार्टी के सामने इस वक्त देख पा रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर 29 से 33 सीटों का प्रोजेक्शन नरेश। समाजवादी पार्टी अलाइज और उसके अलाइज के लिए 21 से 23 सीटों का प्रोजेक्शन बीजेपी के लिए। इस तस्वीर को हमारे दर्शक किस तरह से देखें और समझें? भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के विश्लेषक जब इस तस्वीर को देखेंगे तो उनको एक को बहुत बड़ा नुकसान होता दिखेगा और एक को बहुत बड़ा फायदा होता दिखेगा। 55 सीटों में से पिछली बार बीजेपी के पास लगभग 35 सीटें थी और उनको वहां पे सीधा नुकसान होता दिख रहा है। समाजवादी पार्टी के पास पिछली बार 15 के आसपास सीटें थी, इस बार उनको सीटें लगभग डबल हो रही हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके दर्शकों को बताता चलूं, बसपा के पास पिछली बार इनमें से कोई सीट नहीं थी और उनको 1 से 2 सीटों का गेन होता दिख रहा है एट द कॉस्ट ऑफ कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के पास पिछली बार 2 सीटें थी जो इस बार वहाँ पे जीतती हुई नहीं दिख रही। तो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान सबको दिखेगा कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार के मुकाबले आधी सीटें जीत रही है। बट अगेन आई एम रिपीटिंग व्हाट हैपेंड इन द फर्स्ट फेज, दे आर कटिंग देयर लॉसेस, दीज कुड हैव बीन मच मोर बिगर इन नंबर। एंड समाजवादी पार्टी यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश नहीं होगी क्योंकि उनको यहाँ पे अनुमान होगा, अपेक्षा होगी कि ये सीटें और ज़्यादा आती। तो इसमें मैं समझ के चलता हूँ कि आने वाले फेजेस में जो इनिशियल फेजेस जो 2-3 फेजेस बीजेपी के लिए डिफिकल्ट समझे जा रहे थे, उसके मुकाबले ये फेजेस बीजेपी को फिर भी कुछ मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा क्षति नहीं पहुँचा के जा रहे। लॉस हो रहे हैं उनको, बट मुझे लगता है कि वो लॉस आगे उनको कवर होते हैं। क्या पोलराइजेशन पे दिखा सेकंड फेज में? क्योंकि आप यूपी का चुनाव बिना पोलराइजेशन के कैसे करवा सकते? क्योंकि हिजाब आप मुझे बताएं पोलराइजेशन हुआ, पोलराइजेशन नहीं हुआ, ये चर्चा सब लोग करते हैं। पोलराइजेशन आप मुझे बताएं लास्ट चुनाव बीजेपी जब उत्तर प्रदेश में कब हुआ था? पोलराइजेशन अगर रिलीजन की नहीं हुई तो कास्ट की होगी। तो पोलराइजेशन के बिना तो चुनाव वहां पे होता ही नहीं क्योंकि समीकरण ही वहां है। हिंदुस्तान के अंदर सब चुनाव प्रेडिक्ट करने के ऊपर बात होती है। सबसे आसान चुनाव प्रेडिक्ट करना उत्तर प्रदेश के अंदर है। जाति समीकरण आपके साथ है, आपको चुनाव आपके वोट बैंक में सेंध लग ही नहीं सकती है। हाँ, अगर आपका वोट देखें, हमने ओपिनियन पोल में भी बात की थी क्योंकि हमने ओपिनियन पोल में मुद्दे दिखाए थे। हम 11-10 तारीख को फिर मुद्दों की बात करेंगे कि किन मुद्दों पे चुनाव हुआ हो सकता है, बट जाति समीकरण को भूला नहीं जा सकता। बट कुछ अच्छे मैं कहूंगा इंकरेजिंग साइंस जो निकल के आए वहां से कि लोग मुद्दों की बात कर रहे थे, पर वोट फिर भी जाति धर्म इन मुद्दों के ऊपर ही वहां पे पड़ती हुई ज्यादा दिखी। कुछ जो यंगस्टर्स हैं उसमें हमने देखा, आने वाले फेजेस में भी ये बात निकल के आएगी कि जो ओबीसीज जो एक साथ नॉन यादव ओबीसीज जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रॉक सॉलिड पिछले 2-3 चुनाव से खड़े हैं, उसमें से कुछ यूथ वहां से छटकता हुआ दिखता है। छटकता हुआ इन फेजेस में भी दिखा जो जात से ऊपर उठ के वोट डालने के लिए अपनी समस्याओं पे बात कर रहा है। और ये मैंने पिछली बार भी कहा था, आज दोहराता हूँ कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए, उत्तर प्रदेश के प्रांत के लिए अच्छी बात है कि अगर मुद्दों के ऊपर चर्चा हो रही है और चर्चा के आगे भी बात जारी है कि वोट डाला जा रहा है। तो पोलराइजेशन की बात अपन करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। पोलराइजेशन तो वहाँ पे चुनाव में होती है और पोलराइजेशन वहाँ पे वर्चस्व की लड़ाई भी रहती है, वहाँ पे गांव की चौधर की लड़ाई भी रहती है, वो सब चीज़ों की लड़ाई रहती है। बट मुद्दों की बात भी वहाँ पे हुई। पर भारतीय जनता पार्टी इस फेज में लॉस के बावजूद मेरे हिसाब से फिर भी बच के निकलने की सिचुएशन में लगी। आप कह रहे हैं पोलराइजेशन पर बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमने देखा लगातार नैरेटिव जो था, पॉलिटिकल नैरेटिव जो था, वो पूरे तरीके से पोलराइजेशन के इर्द गिर्द था। 80 वर्सेस 20, चाहे वो हिजाब के लिए बयानबाजी हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ का आकर ये कहना हो कि देश संविधान से चलेगा, शरिया से ये देश नहीं चलेगा। लगातार जो पॉलिटिकल नैरेटिव था वो इर्द गिर्द घूमा हिजाब के, हिंदू मुस्लिम के, और साथ ही जिस सोशल इंजीनियरिंग की बात की जा रही है, आपने जातीय पोलराइजेशन की बात की, शायद उसके लिए सोशल इंजीनियरिंग अपने आप में काम होगी, जो हमने देखा एसपी अलायंस ने भी किया और बीजेपी ने भी किया, और बीजेपी ने इसे 2014 से मास्टर किया। मेरे साथ मेरे सहयोगी राजीव है। राजीव, और क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है आपके पास? अदिति, 2 फेजेस की हमने बात कर ली है, 2 चरणों की बात कर ली और अब बात करते हैं तीसरे चरण की। चंद पलों में तीसरे चरण में क्या होगा? थर्ड फेज का एग्जिट पोल चंद मिनटों में आपके सामने होगा। पहले 2 फेजेस में कांटे की टक्कर नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या तीसरे फेज में कोई बढ़त बना लेगा?
ये इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि 59 सीटों का जो थर्ड फेज का एग्जिट पोल है वो चंद पलों में आपके सामने होगा, जनता का रुझान आपके सामने होगा। 10 तारीख से पहले एग्जिट पोल क्या करें, क्या अखिलेश आगे या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या बीजेपी आगे? तीसरे फेज का 59 सीटों का डेटा चंद पलों में आपके सामने होने वाला है। अदिति और मैं हमारे साथ राम भी लगातार है। राजीव, थर्ड फेज के लिए अपने दर्शकों को यहाँ पर स्पष्ट कर दें, आप लगातार जो अपने टॉप ऑफ द स्क्रीन टैली देख रहे हैं, अभी तक हम आपको 113 सीटों के लिए जो प्रोजेक्शंस हैं वो दिखा चुके हैं। बीजेपी और उसके अलायंस के लिए 55 से 61 सीटों का प्रोजेक्शन इन 113 सीटों में से है। 48 से 54 सीटों का प्रोजेक्शन एसपी और उसके अलायंस के लिए है। 2 से 4 सीट का प्रोजेक्शन बहुजन समाज पार्टी के लिए है। तो ये तस्वीर स्पष्ट करते हुए बात करते हैं थर्ड फेज की। राम, अब थर्ड फेज के बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन? बिल्कुल, तीसरे चरण की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपको 59 सीटें और जोड़नी पड़ेंगी। 59 सीटें थी, 16 जिले थे और तारीख थी 20 फरवरी जब मतदान हुआ था। इसमें मध्य उत्तर प्रदेश की कुल मिलाकर 46 सीटें थी, ये हम आपको बता रहे हैं। बुंदेलखंड इसमें जुड़ जाता है। बुंदेलखंड की 19 में से 13 सीटों पर जो चुनाव था वो तीसरे चरण में हुआ था। 59 सीटें कुल, तारीख 20 फरवरी, 46 सीटें मध्य उत्तर प्रदेश की और बुंदेलखंड की 19 में से 13 सीटें इसी चरण में आती हैं। और आपको मध्य उत्तर प्रदेश की वो तस्वीर दिखाना चाहते हैं। हाथरस जिले की 3 सीटें, इसके अलावा फिरोजाबाद की 5 सीटें, इसके अलावा कासगंज की 3 सीटें, ये मध्य उत्तर प्रदेश की वो सीटें हैं। एटा की 4 सीटें, मैनपुरी ये समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, 4 सीटें, फर्रुखाबाद की 4 सीटें, कन्नौज की 3 सीटें, मध्य उत्तर प्रदेश की कुल मिलाकर 46 सीटों में से इटावा की 3 सीटें, औरैया की 3 सीटें, ये मध्य उत्तर प्रदेश में। कानपुर देहात की बात करें तो 4 सीटें वहां की भी थी और कानपुर नगर की सभी 10 सीटें, सभी पर एक साथ 46 सीटों पर वोटिंग हुई थी। कुल मिलाकर 11 जिले मध्य उत्तर प्रदेश के थे। मैनपुरी की 4, फर्रुखाबाद की 4, कन्नौज की 3, इटावा की 3 सीटें इसी चरण में शामिल थी। इसके अलावा औरैया 3, कानपुर देहात 4, कानपुर नगर की 10 सीटें, कुल मिलाकर जो जिले थे वो 16 जिले थे। इसके अलावा हम बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड की 13 सीटों पर चुनाव हुआ था, 5 जिले इसमें शामिल थे। झांसी की 4 सीटें, सभी 4 सीटों पर एक साथ चुनाव हुआ था। इसके अलावा ललितपुर में 2 सीटें आती हैं, सभी 2 सीटों पर एक साथ चुनाव हुआ था। हमीरपुर की 2 सीटें इस चरण में शामिल थी। महोबा की 2 सीटें ही महोबा के अंदर, और ये सीटें जो कुल मिलाकर बनती हैं ये 13 हैं। तो बुंदेलखंड में और मध्य उत्तर प्रदेश की 46 सीटों में एक साथ वोट डाले गए थे और क्या उसका नतीजा है ये जानने के लिए हम चलते हैं अदिति के पास। तो हम आपको दिखा रहे हैं तीसरे चरण में 59 सीटें, 20 फरवरी को वोट पड़ा है। और देखिए पूरा डिटेल आप जिला वाइज और सीट वाइज अपने स्क्रीन पर लगातार देख पा रहे हैं। तीसरे चरण में अगर बात की जाए तो बीजेपी और उसके अलायंस के लिए 38 से 42 सीटों का प्रोजेक्शन, समाजवादी पार्टी और उसके अलायंस के लिए 17 से 19 सीटों का प्रोजेक्शन। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाता खोलती दिखाई देती है, 1 से 2 सीट का प्रोजेक्शन कांग्रेस पार्टी के लिए इस तस्वीर में आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन में दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से दोहराते हुए थर्ड फेज की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। 59 सीटों का ब्यौरा आपको दे रहे हैं। उन 59 सीटों में से बीजेपी और उसके अलायंस के लिए 38 to 42 सीट्स का प्रोजेक्शन है। समाजवादी पार्टी और उसके अलायंस के लिए 17 से 19 सीटों का प्रोजेक्शन है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी इस फेज में 1 to 2 सीट्स, 1 से 2 सीट हासिल करते हुए। अब आप और क्लैरिटी के साथ ये पूरा डेटा अपने स्क्रीन पर देख पाएंगे। बार बार ये दोहराते हुए 59 सीटें, 20 फरवरी 20 फरवरी को यहाँ पर मतदान हुआ और उसमें जो डेटा है, जो आंकड़ा है, वो लगातार आप अपनी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे। तो बीजेपी और उसके अलायंस के लिए 38 से 42 सीटों का प्रोजेक्शन एग्जिट पोल के मुताबिक। जी न्यूज डिजाइन बॉक्स का ये सबसे सटीक और विश्वसनीय एग्जिट पोल। समाजवादी पार्टी उसके अलायंस के लिए 17 से 19 सीटों का अनुमान। और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के लिए जो अभी तक आपने 0-0 देखा फर्स्ट 2 फेजेस में, कांग्रेस पार्टी के लिए 1 से 2 सीट का प्रोजेक्शन यहाँ पर बीएसपी के खाते में आप यहाँ पर देख रहे हैं 0-0। हालांकि जो फर्स्ट 2 फेजेस थी उसमें बीएसपी के खाते में 1 से 2 सीट, और यहाँ आप थर्ड फेज में देख पा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 से 2 सीट का प्रोजेक्शन। यहाँ पर अदर्स का खाता भी खाली। थर्ड फेज के इन प्रोजेक्शंस को नरेश अगर समझना चाहे तो सबसे ज्यादा डिसाइसिव रोल अगर किसी फैक्टर ने प्ले किया हो या कुछ ऐसे इनसाइट्स जो वोटर ने आपको दिए हो थर्ड फेज में?
थर्ड फेज के पहले आंकड़ों की बात कर लेते हैं कि थर्ड फेज के अंदर जो 59 सीट्स हैं उसके अंदर पिछली बार बीजेपी के पास 40s लेट 40s में सीट्स थी, जो इस बार अर्ली 40s में उनको वापस मिलती हुई दिख रही हैं। जो समाजवादी पार्टी सिंगल डिजिट में थी वो डबल डिजिट में दिख रही है, और बसपा के पास जो पिछली बार को एक सीट थी वो भी वहाँ पे खिसकती हुई दिख रही है। तो बीजेपी लगभग इसमें पिछली बार जितनी सीट थी उसमें कुछ 5-7 सीटें को नुकसान करके निकलती हुई लेती हुई दिख रही है। और पिछली बार बीजेपी ने सीटें इतनी जीत ली थी कि और जीतने के लिए मुझे लगता है कोई खास बात थी नहीं, अब तो माइनस वाली बात थी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसमें अदिति, जो आपको इन 3 फेजेस में दिखेगा कि जो समाजवादी पार्टी है वो पिछली बार जो उनका MY फैक्टर है वो वहाँ पे मिसिंग था, और MY फैक्टर इस बार इट इज़ बैक, एंड दैट इज़ वेयर वी सी दैट समाजवादी पार्टी इज गेटिंग द सीट्स, द नंबर ऑफ सीट्स दैट इट इज गेटिंग, क्योंकि पिछली बार बसपा बहुत स्ट्रांग पार्टी थी और उसके अंदर जो मुस्लिम वोट की डिवीजन थी उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा हुआ था। इसलिए इस बार आप पूरे ओवरऑल फेजेस में जब देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी वो मैजिक रिपीट करने की सिचुएशन में हो सकता नहीं हो जो पिछली बार थी, बिकॉज MY फैक्टर इज बैक, और सिर्फ MY फैक्टर से ही पूरे प्रदेश में लगभग 100 सीट के आसपास जो है समाजवादी पार्टी को एज मिलता है, क्लियर डिसाइसिव एज मिलता है, और उसमें से लगभग मुझे लगता है कि 80-90% सीटें वो जीतेंगे भी। जी, जल्दी से कमेंट संजीव जी आपका चाहती हूँ। यहाँ पर हम थोड़ी देर पहले सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रहे थे, जिस तरीके से हमने देखा भी कि पार्टीज ने छोटे समाजवादी पार्टी ने खासतौर पर छोटी पार्टीज के साथ एक अलायंस स्टिच किया। चंद्रशेखर का जिक्र मैंने उसी कॉन्टेक्स्ट में किया गया कि वो अगर साथ आ जाते तो क्या बीएसपी उतना डेंट नहीं कर पाती। सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी वो करती आई है, समाजवादी पार्टी ने उस ऑप्शन को एक्सप्लोर किया। जो अभी तक के प्रोजेक्शंस हैं, क्या आपको उसका कोई असर दिखाई दे रहा है? देखिए, जो थर्ड फेज है पर्टिकुलरली, पहले इस पे 1 मिनट बात कर लेते हैं। थर्ड फेज एसपी का थ्रेशोल्ड है, बिल्कुल वहाँ मुलायम सिंह के परिवार का क्षेत्र है ये, मैनपुरी, इटावा, औरैया और इसके अलावा कन्नौज, ये सब थर्ड फेज में था। तो अब अगर इसमें इतने के बावजूद केवल 17 सीटें जीत रहे हैं तो इसका मतलब पूरा यूपी सपा हार रही है। मुझे अभी आगे का नहीं पता। अपने घर में अगर आदमी ने, और सब कुछ कर लिया अखिलेश ने इसके लिए, अपने भाइयों को किसी को टिकट नहीं दिया, सारे आरोप खत्म कर दिए, मुसलमान होता तो मुसलमानों को इस बार पहले से कम टिकट दिए क्योंकि उनको लग रहा था मुसलमान तो हमें वोट मिल ही रहा है। अपना दल से के जो उनकी माताजी हैं अनुप्रिया की, उनसे समझौता किया, महान दल से समझौता किया जो मौर्य वोट थोड़ा पा जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य उनके साथ आ गए, कुर्मी के लिए उन्होंने पल्लवी पटेल को टिकट दिया। मतलब वो सब कुछ किया अखिलेश ने जो इस सेक्टर में कर सकते थे। इसके बावजूद अगर वो कम सीटें पा रहे हैं, बीजेपी को नुकसान हो रहा है। दूसरे सेकेंड और थर्ड फेज की बात करें, सेकेंड फेज में तो हालत ये हो गई थी कि अमरोहा के कांग्रेस प्रत्याशी को चुनाव से 1 दिन पहले सपा ज्वाइन करा दी थी। सुप्रिया एरन का टिकट घोषित हो गया था, उन्होंने सपा ज्वाइन कर ली थी। तो इतने के बावजूद अगर सपा बहुत बढ़िया नहीं कर पा रही है, इट मींस कि जनता बहुत डिसीजिव होकर बैठी है यूपी की और कुछ बहुत जबरदस्त करने वाली है। ठीक है, आप भी कह रहे जनता डिसाइसिव होकर बैठी है उत्तर प्रदेश की। मेरे सहयोगी राजीव हमारे साथ है। हम 3 फेजेस का डेटा आंकड़ा अपने दर्शकों के सामने रख सकते हैं। राजीव रख चुके हैं। राजीव, आप एक बार ओवरऑल दिखाएं कि अगर इन 3 फेजेस में सीट्स के प्रोजेक्शन के लिहाज से बात की जाए तो डेटा क्या कहता है? बिल्कुल अदिति, 3 चरण 172 सीटों का जो डेटा है वो आपके सामने हमने रखा है, और कंफ्यूजन ऐसा लगता है कि जनता के सहन में नहीं है, बिल्कुल क्लैरिटी है और वो नजर भी आ रहा है। तीनों ही फेजेस में हमने आपको सिलसिलेवार बताया। 10 तारीख को वोट डाले थे, 58 सीटों पर वोट डाले थे, और जो है पूरा डेटा आपके सामने हम रखेंगे। समाजवादी पार्टी को 65 से 73 सीटें तीसरे चरण में जो है मिलती हुई दिख रही हैं। बहुजन समाज पार्टी की बात करें, 2 से 4 सीटें बहुजन समाज पार्टी यहां से निकाल सकती है। तो ये बड़ी खबर, तीसरे चरण में टोटल अगर हम तीनों चरणों को मिला दें तो 172 हो जाती हैं, और समाजवादी पार्टी 65 से 73 सीटें ले सकती है, जबकि बीजेपी 93 से 103 सीटें निकाल सकती हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी 2 से 4 सीटें निकाल सकती है। कांग्रेस का खाता खुल सकता है और 1 से 2 सीटें कांग्रेस पार्टी निकाल सकती है, जबकि अदर्स की बात करें तो अभी वो 0 पर है। लेकिन चौथे चरण में क्या होगा? चौथे चरण का जो डेटा है, जो एग्जिट पोल है जिसका आप इंतजार कर रहे होंगे, 4th फेज का एग्जिट पोल चंद मिनटों में आपके सामने होगा, और 59 सीटें हैं। 59 सीटों पर जनता का क्या रुझान? चौथे चरण में कमल पर भरोसा या फिर जनता साइकिल के साथ? 22 में बाइसिकल का नारा दिया गया था अखिलेश की तरफ से, लेकिन 4th फेज में क्या होगा? इंटरेस्टिंग रहेगा अदिति। बिल्कुल इंटरेस्टिंग रहेगा। हमारे साथ राम है यही बताने के लिए कि चौथे चरण की 59 सीटों पर कहां-कहां मतदान हुआ और किस तरह के ट्रेंड्स।
बिल्कुल। चौथे चरण की अगर बात करें तो कुल मिलाकर सीटें थी 59 और ये यहां से बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि वो कुछ बेहतर कर पाएंगे। कुल मिलाकर जो सीटें थी वो 59 थी। ये चौथा चरण हम आपको बता रहे हैं, ये तारीख थी 23 फरवरी को और अवध की इसमें 51 सीटें थी जो बीजेपी का मजबूत बेल्ट कहा जाता है। बुंदेलखंड की 4 सीटें इसी चरण में थी, रोहिलखंड की भी बची हुई जो 4 सीटें थी वो भी इसी चरण में थी। तो कुल मिलाकर ये जो चौथा चरण है ये ओवरऑल पिक्चर हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें अवध की 51, बुंदेलखंड की 4, रोहिलखंड की 4 सीटें शामिल थी। तारीख थी 23 फरवरी। कौन कौन से जिले थे ये भी हम फटाफट आपको बता देते हैं और कहां पर कितनी सीटें थी। लखीमपुर ये हॉट जिला रहा है, बड़ी खबरें यहां से निकल कर आई। कुल मिलाकर 8 सीटें यहां की थी। सीतापुर की 9 सीटें थी, यहां से बीजेपी को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। हरदोई की 8 सीटें इसी चरण में इसमें वोट डाले गए थे। उन्नाव की बात करें तो उन्नाव से भी कई तरह की खबरें सामने आई, वहां की सीटें। लखनऊ राजधानी की 9 सीटें। रायबरेली की बात करें तो रायबरेली की 5 सीटें इसी चरण में थी। फतेहपुर की बात करें तो फतेहपुर की 6 सीटें इस चरण में थी। तो ये 7 जिले 51 सीटें। इसके अलावा हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो बाकी जिलों की तस्वीर भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन से जिले की कौन कौन सी सीटें थी। बुंदेलखंड की बात करें, बांदा की 4 सीटें इसी चरण में यहां पर वोट डाले गए थे। बुंदेलखंड के अलावा जो रोहिलखंड है, रोहिलखंड की भी 4 सीटें इसी चरण में थी। 21 दूसरे चरण में थी और चौथे चरण में रोहिलखंड की बाकी की 4 सीटें थी और जिला जो छूट गया था वो पीलीभीत का था। यहां किस तरह के परिणाम रहे हैं, किस तरह के रुझान हो सकते हैं, ये हम जानने के लिए वापस अदिति के पास चल रहे हैं। अदिति जी हाँ, चौथे चरण की वोटिंग के बाद एग्जिट पोल के नतीजे क्या कहते हैं जल्दी से आपको दिखाएंगे कि जहां 59 सीटों पर 23 फरवरी को वोटिंग हुई वहां पर एग्जिट पोल क्या कह रहा है। चौथे चरण में बीजेपी और उसके अलायंस को 41 से 45 सीटों का प्रोजेक्शन है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और उसके अलायंस को 14 से 16 सीटों का प्रोजेक्शन है। बीएसपी को 1 से 2 सीट यहां पर मिल सकती है। तो 41 से 45 सीटों का प्रोजेक्शन बीजेपी और उसके अलायंस के लिए। एक बार फिर से ये नंबर आपको दिखाएंगे क्योंकि हम यहां पर बात करें आपको स्पष्ट करते हुए जब आप ये नंबर्स देखने वाले हैं तो दरअसल ये 4th फेज की जो पोलिंग हुई है उससे जुड़ा हुआ नंबर है। 4th फेज में जिन सीटों पर मतदान हुआ 59 सीटें थी जिन पर 23 फरवरी को वोटिंग हुई थी, वहां पर आप देख रहे हैं 41 से 45 सीटों पर बीजेपी लीड करते हुए एग्जिट पोल्स के मुताबिक उनके खाते में जाती हुई सीटें। ये प्रोजेक्शंस हैं। समाजवादी पार्टी और अलायंस के लिए 14 से 16 सीटों का प्रोजेक्शन है। बीएसपी के लिए 1 से 2 सीटों का प्रोजेक्शन है। वहीं बात करें अगर कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी के लिए 0 और इसके अलावा अदर्स के खाते में भी क्या 0 ही है। अदर्स के खाते में भी 0 ही है। तो ये ओवरऑल तस्वीर 4th फेज की नरेश हम देख रहे हैं। 41 से 45 सीटों का प्रोजेक्शन बीजेपी और उसके अलायंस के लिए। क्या वजह रही, वोटर ने क्या कहा? पहले परिप्रेक्ष्य आंकड़ों का बता देते हैं कि 51 सीटें पिछली बार बीजेपी के पास थी 59 में से। इस बार फिर 41 के आसपास सीटें लोअर साइड पे जीतने की तरफ दिख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो अपना किला यहाँ भी बचाने में लगभग कामयाब होते दिख रहे हैं। अब आपने पूछी वजह में सबसे बड़ी बात जो हमने पूरे प्रदेश में देखी, क्योंकि अब चौथे फेज में हम पहुंच गए हैं तो मैं लिबर्टी ले रहा हूं कि बाकी फेज की भी मैं एक साथ बात करके बताने की कोशिश करूं क्योंकि समय का भी अभाव रहेगा आगे चल के, कि जो बीजेपी की लास्ट माइल डिलीवरी स्पेशली फ्री राशन वाली है उसका इम्पैक्ट लोअर इनकम ग्रुप सेक्शन में बहुत हेवीली देखने को मिला। और आश्चर्यजनक बात यह रही कि जो मुस्लिम मतदाता हैं उनके भी लोअर कैटेगरी जो इनकम कैटेगरी के लोग हैं वो भी बीजेपी से इस बात पे नाराज नहीं दिखे। वोट हो सकता है वो दूसरी पार्टी के पक्ष में डाल रहे हो, बट बीजेपी का खुल के विरोध नहीं कर पाए क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उस बात का लाभ होता हुआ दिखा। और इसका पैन स्टेट मैंने देखा और हमारी टीम ने देखा कि बीजेपी को फायदा हुआ, क्योंकि अगर कोई आदमी खुल के आपके बारे में अगेंस्ट बात नहीं करता तो उसका भी कहीं ना कहीं माहौल बनता है। दूसरी बात एक और कि जब चुनाव आयोग ने जब प्रतिबंध लगाया जो 1 महीने का लगभग रैलीज में, उस टाइम पे सब प्रचार डिजिटल था और डिजिटल प्रचार में सपा भाजपा से बहुत दूर रही। इसको अखिलेश यादव ने खुद भी पब्लिकली स्वीकारा, तो उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दिखा क्योंकि प्रचार
चुनाव का माहौल ऐसा था कि कोई लहर नहीं दिख रही हमारे को किसी भी पार्टी के पक्ष में। तो उस लहर के अभाव में आप जब खुद प्रत्याशी के तौर पे या पार्टी के तौर पे जब प्रचार लोगों तक उस दौर में भी पहुंचाने में काबिल हो जाते हैं, जब आपकी प्रतिद्वंदी प्रचार नहीं कर रहे तो उसका भी लाभ होता है। तो काफी फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से दिखता है कि बीजेपी वहां पे अपना किला बचाने में कामयाब हो सकती है। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जो ये इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी अपना किला बचा सकती है। अभी और भी कई फेजेस का डेटा आना बाकी है, जानने के लिए चलते मेरे सहयोगी राजीव के पास। बिल्कुल अदिति, अब हम बात करेंगे फिफ्थ फेज की, 5वें चरण की। चंद पलों में 5वें चरण का डेटा आपके सामने होगा। पहले 4 चरण में बीजेपी जहां 134 से 148 पर नजर आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी पीछे जरूर है, लेकिन क्या 5वें फेज में वो कमबैक करेगी, क्या मजबूती से टक्कर देगी? इंटरेस्टिंग रहेगा, बस थोड़ा सा इंतजार करिए। 5वें फेज का जो एग्जिट पोल है वो अब आपके सामने होगा, थोड़ी देर बाद आपके सामने होगा। सीटों का जो गणित है वो कितना बदल पाता है, क्योंकि मेहनत काफी की है यहाँ पर। ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी ने मेहनत नहीं की है, लेकिन समाजवादी पार्टी को मेहनत का फल इस हिस्से में कितना मिलता है वो हम आपको बताएंगे। अदिति जी, और हमारे साथ राम है, लगातार आपको फेज वाइज डिटेल्स जो है वो पहुंचा रहे हैं। राम, फिफ्थ फेज को लेकर क्या कहते हैं डिटेल्स? बिल्कुल, ये इसलिए भी थोड़ा सा जरूरी है कि रिकॉल हो जाए कि कौन से जिले में चुनाव हुआ था, कौन कौन सी सीटें थी, ताकि अंदाजा हो जाए कि कौन सा क्षेत्र किस तरफ जा रहा है। कुल सीटें थी 61 5वें चरण में, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। 27 फरवरी को यहां पर वोट डाले गए थे 5वें चरण में। अवध की 59 सीटें थी और इन्हीं सीटों पर वोट डाले गए थे। बुंदेलखंड की 2 सीटें इसी चरण में थी जिन पर वोट डाले गए थे। कुल सीटें 61, 27 फरवरी को मतदान हुआ था। अवध की 59 सीटें और बुंदेलखंड की कुल 2 सीटें। अब आपको सिलसिलेवार जिले बताते हैं, अवध के कहां पर कितनी सीटें थी, कहां पर मतदान हुआ था, ये विस्तार से आप देखिए। अमेठी 4 सीटें थी यहां की, सुल्तानपुर की 5 सीटों पर वोट डाले गए थे, प्रतापगढ़ की 7 सीटों पर मतदान हुआ था, कौशाम्बी की 3 सीटों पर मतदान हुआ था, प्रयागराज 12 सीटें, सबसे ज्यादा सबसे बड़ा जिला, बाराबंकी की 6 सीटों पर मतदान हुआ था। अयोध्या, सबका फोकस इस पर रहा है, 5 सीटें अयोध्या की भी इसी चरण में थी। बहराइच की बात करें तो बहराइच की 7 सीटें थी, श्रावस्ती की 2 सीटें थी, गोंडा की कुल मिलाकर 7 सीटें थी, रायबरेली की 1 सीट इस चरण में शामिल थी। ये हमने आपको अवध की तस्वीर दिखाई है, जिसमें अमेठी की 4, सुल्तानपुर की सीटें थी, प्रयागराज की 12, बाराबंकी की 6, अयोध्या की 5 सीटें थी, श्रावस्ती की 2, गोंडा की 7, रायबरेली की 1 सीट थी। इसके अलावा अवध के अलावा अगर इस चरण की बात करेंगे तो इसमें भी बुंदेलखंड का एक छोटा सा हिस्सा शामिल था और चित्रकूट की 2 सीटें इसी चरण में शामिल थी। तो ओवरऑल ये पिक्चर हमने आपको दिखाने की कोशिश की है, जो जिले, जो सीटें इसमें थी। अब इस पर क्या कहता है रुझान एग्जिट पोल का, सीधे अदिति की तरफ चल रहे हैं और जल्दी से अपने दर्शकों को दिखाएंगे यहाँ पर राम जी न्यूज और डिजाइन बॉक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक जो फिफ्थ फेज है, जिससे जुड़ा हुआ डेटा भी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। इन 61 सीटों में से बीजेपी और उसके अलायंस को 36 से 40 सीटों का पूर्वानुमान है। 36 से 40 सीटें बीजेपी और उसके अलायंस को, 18 से 20 सीटें समाजवादी पार्टी और उसके अलायंस को, 1 से 3 सीट का प्रोजेक्शन कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ पर है। तो बड़ी खबर है, बीजेपी और उसके अलायंस के लिए 36 से 40 सीटों का ये प्रोजेक्शन। 61 सीटों में से समाजवादी पार्टी और उसके अलायंस के लिए 18 से 20 सीटों का प्रोजेक्शन है यहाँ पर, और कांग्रेस पार्टी के लिए 1 से 3 सीटों का प्रोजेक्शन। दोहराते हुए आपके सामने अभी आपने कांग्रेस पार्टी को लेकर भी यहाँ पर बात करना जरूरी होगा, क्योंकि हमने अमेठी की भी बात की थी और सुल्तानपुर की भी बात की थी अभी राम ने। तो बीजेपी और उसके अलायंस के लिए एक बार फिर से हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक, जी न्यूज डिजाइन बॉक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक 36 से 40 सीटों का प्रोजेक्शन बीजेपी उसके अलायंस के लिए। समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए 18 से 20 सीटों का अनुमान है। और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी, बीएसपी का खाता 0 है, और कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो प्रोजेक्शंस कहते हैं कि 1 से 3 सीटें कांग्रेस पार्टी यहां पर निकाल सकती है। नरेश, 36 से 40 सीटें बीजेपी और उसके अलायंस के लिए फिफ्थ फेज में, और कांग्रेस पार्टी के लिए 1 से 3। क्या इसको अमेठी और सुल्तानपुर से कनेक्ट करें कांग्रेस पार्टी के लिए, और बीजेपी के लिए 36 से 40 सीटों का प्रोजेक्शन क्या कहा वोट? I think media has to now stop obsessing about Amethi and Raebareli now that Rahul Gandhi is not MP from there anymore. But having said that, अवध जो रीजन रहता है, ट्रेडिशनली अगर आप पिछले 3-4 चुनाव देखें, जो पार्टी वहाँ पे बेटर परफॉर्म करती है लगभग सत्ता में वही पहुँचती है। अभी तक के 5 फेज में आप देखेंगे तो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस अगर बीजेपी का अनुमान किया जा रहा है तो वो अवध में है। तो अवध के अंदर जो सीटें आ रही हैं वो भाजपा का रास्ता प्रशस्त करती हैं आगे बढ़ने का। जहाँ तक बात है कांग्रेस की, वहाँ पे
जो एक्सपेक्टेड या बहुचर्चित परफॉर्मेंस ना हो पाने का है। बात ग्राउंड पे आपके कनेक्ट की है। अगर वो कनेक्ट उस टाइम पे होता तो जो अमेठी का जो 2019 का चुनाव था उसका परिणाम बहुत डिफरेंट होता। लोगों के सब बीच में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है और लोगों के बीच में रह के लोगों की बात सुनना। भाजपा ने जो वहाँ पे एक जो नैरेटिव वहाँ पे सेट किया जिसका कोई आगे से काउंटर कन्विंसिंग आर्गुमेंट नहीं आ पाया कि बहु बेटियाँ हमारे राज्य में ज़्यादा सुरक्षित हैं, उसको उल्टा नुकसान पहुंचा सपा को इस बात का पहुंचता हुआ दिखता है। मैं अगेन रिपीटिंग माय वर्ड्स टू बी केयरफुल कि सपा के कुछ नेताओं ने उसके ऐसे आगे से जवाब दिए जो वहाँ पे कहीं ना कहीं महिलाओं को और इस नैरेटिव को जो बीजेपी का नैरेटिव था कि भाई महिलाएं हमारे राज्य में ज़्यादा सुरक्षित हैं, उसको बल मिला। तो इन सब का फायदा होता हुआ वहाँ पे दिख रहा है। और जो अभी बात हो रही थी कि बसपा की टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की, बहन जी ने इस बार अगेन 2007 की जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है उसको यहाँ पे अपनाया है, जिसके अंदर सोशल इंजीनियरिंग में दलित, ब्राह्मण और मुसलमान को साथ में रख के, क्योंकि सब लोग 1-2% अगर वोट अपना साथ लेके आते हैं तो बहन जी के वोट के साथ वो अपना वोट मिला के काफ़ी प्रॉब्लम सपा को वहाँ पे दे रहे हैं और भाजपा को कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट हो रहा है। अब अंदर से सांठ गांठ उनकी है या नहीं है ये उनको पता है, बट ग्राउंड पे इसका फायदा होता हुआ जरूर दिख रहा है बीजेपी को। जी, मीडिया के ऑब्सेशन की बात आप कर रहे थे, लेकिन अगर प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस पार्टी के इलेक्शन कैंपेन को लीड कर रही हूं, अगर अदिति सिंह इलेक्शन से फौरन पहले कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को कटघरे में खड़ा करते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दे तो एक मैसेज की बात की जाती है और इसीलिए मीडिया में इन रिपोर्ट्स को लेकर डिस्कशन होता है और व्यूअर का उसमें इंटरेस्ट होता है। मेरे सहयोगी राजीव हमारे साथ है। राजीव, नेक्स्ट फेज को लेकर आपके पास क्या डेटा है और किस तरह की पिक्चर उभर सकती है? बिल्कुल इंतजार छठे चरण का और थोड़ी ही देर बाद छठे चरण का जो एग्जिट पोल का डेटा है हम रखने वाले दर्शकों के सामने। छठा चरण इंटरेस्टिंग है कि क्या मेजॉरिटी मार्क्स से पार कर जाएगी छठे चरण में बीजेपी या समाजवादी पार्टी, क्या डेटा जो है कितना बदलेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि 57 सीटें हैं, छठा चरण है, 57 सीटों का जो रुझान है बस इंतजार कीजिए छठे चरण का। चंद पलों में छठे चरण का जो रुझान है, जो एग्जिट पोल है उसके आंकड़े हम आपके सामने रखने वाले हैं। अदिति बिल्कुल राजीव ये बता रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और जरूरी है कि छठा चरण कौन सा था। थोड़ा सा आपको याद होगा क्योंकि अभी अभी ये संपन्न हुआ है। ये वो चरण है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़े हैं। ये उत्तर प्रदेश का जो छठा चरण है, कुल सीटें जो थी वो थी 57 सीटें और 57 सीटों में तारीख थी 3 मार्च की। अभी कुछ ही दिनों पहले ही ये चुनाव हुआ है। अवध की इसमें 9 सीटें शामिल थी। तो उत्तर प्रदेश का जो छठा चरण है, पूर्वांचल की 48 सीट इसी चरण में इस पर वोट डाले गए थे। तारीख थी 3 मार्च की, अवध की 9, पूर्वांचल की 48 सीटें, कुल सीटें 57। अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि जिलेवार और सीटों वार कहां पर कितनी सीटें थी। अवध की बात करें तो 2 जिले थे जिसमें बलरामपुर की कुल 4 सीटें थी। इसके अलावा अंबेडकर नगर की 5 सीटों पर वोट डाले गए थे। बलरामपुर की 4, अंबेडकर नगर की 5। अब आइए आप पूर्वांचल की तरफ। पूर्वांचल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस बार गोरखपुर से चुनाव लड़े हैं। तो पूर्वांचल की जो सीटें थी, जो जिले थे, वो आप जान लीजिए। सिद्धार्थनगर की 5 सीटों पर वोट डाले गए थे, बस्ती की 5 सीटों पर वोट डाले गए थे, संत कबीर नगर की 3 सीटों पर वोट डाले गए थे, महाराजगंज की 5 सीटों पर वोट डाले गए थे, गोरखपुर की 9 सीटें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कुशीनगर की 7 सीटें इसी चरण में शामिल थी और देवरिया की 7 सीटों पर भी इसी चरण में वोट डाले गए थे। इसके अलावा बलिया भी है, बलिया की 7 सीटों पर वोट डाले गए थे। तो सिद्धार्थनगर की 5, बस्ती की 5, संत कबीर नगर की 3, महाराजगंज की 5, गोरखपुर की 9, कुशीनगर की 7, देवरिया की 7 और बलिया की 7 सीटों पर वोट डाले गए थे। पूर्वांचल फोकस में था इस चरण पर और क्या इसके रुझान आ रहे हैं, क्या एग्जिट पोल कह रहा है, सीधे अदिति के पास चल रहे हैं। तो छठे चरण तक हम पहुंच गए हैं। ओवरऑल पिक्चर आने में अब ज्यादा वक्त नहीं है उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, लेकिन जी न्यूज और डिजाइन बॉक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में छठे दौर की 57 सीटों में से प्रोजेक्शंस क्या है, अब जल्दी से आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे। छठे दौर की 57 सीटों में से बीजेपी को 30 से 34 सीटें मिल सकती हैं, वहीं समाजवादी पार्टी और उसके अलायंस को 19 से 22 सीटें मिल सकती हैं और बीएसपी को, बहुजन समाज पार्टी को 1 से 3 सीट पर जीत की उम्मीद है। एक बार फिर से दोहराते हुए 6th फेज 57 सीटें बीजेपी और उसके अलायंस को 30 से 34 सीटें मिलने का अनुमान है, प्रोजेक्शन है। और
समाजवादी पार्टी उसके गठबंधन को 19 से 22 सीटें यहां पर मिल सकती है। बहुजन समाज पार्टी को भी 1 से 3 सीट पर जीत मिलने का अनुमान है। हालांकि अपने स्क्रीन पर जो आप टैली देख रहे हैं वो बीजेपी और उसके अलाइज के लिए 6th फेज की वोटिंग की हम बात कर रहे हैं। 30 से 34 सीटों का प्रोजेक्शन 6th फेज में बीजेपी के लिए, 19 से 22 सीटों का अनुमान समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए, और इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के लिए अगर बात की जाए तो 1 से 3 सीट का प्रोजेक्शन यहां पर। वहीं कांग्रेस पार्टी के लिए अगर अनुमान की बात की जाए तो 1 से 3 सीट का प्रोजेक्शन, 1 से 3 सीट पर कामयाबी कांग्रेस पार्टी को भी यहां पर मिल सकती है और अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। 6th फेज पर अगर बात की जाए नरेश तो हाईलाइट क्या होगी इसकी? हाईलाइट अदिति यहाँ की ये है कि भाजपा को यहाँ पे नुकसान होता हुआ इसलिए दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे, क्योंकि ब्राह्मण और ठाकुरवाद का वहाँ पे आपस में अंतर कला रहता है, वहाँ पे खींचतान रहती है, तो समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे टिकटें बहुत सोच समझ के दी, जिसमें उनके अपर कास्ट वोट बैंक में कहीं ना कहीं सेम लगता हुआ दिख रहा है। पर आप एक बात और यहाँ पे आपके दर्शकों को बताना हमारे लिए ज़रूरी है और उनको जानने की में रुचि होगी कि जो नेता भाजपा से बड़े नाम छोड़ के जो सपा में गए, भाजपा ने उनके लिए बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य थे, चाहे वो दारा सिंह थे, कि भाजपा ने उनको अपनी सीटों की जगह दूसरी सीटें तलाशने को मजबूर कर दिया और वो उसी काम पे लगे रहे, जिसका समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा फायदा नहीं ले पाई। ये पूरे प्रदेश की बात है। बट जहां तक इस फेज की बात है, 6ठे फेज की, उसके अंदर जो सपा का टिकट सिलेक्शन था उससे भाजपा को नुकसान होता हुआ थोड़ा सा दिख रहा है, क्योंकि अपर कास्ट की जब टिकट्स वहां मिलती हैं और जो यादव और मुसलमान का कॉम्बिनेशन उसको बैकअप करता है, तो वहां पे कहीं ना कहीं सीटें उनकी निकलती हुई दिख रही हैं। और 7th फेज, फाइनल फेज के लिए क्या तस्वीर है, जानने के लिए राजीव का रुख करते हैं। राजीव, बिल्कुल 6 चरणों का जो एग्जिट पोल है वो हमने रखा है, डेटा रखा है, और अब इंतजार 7वें चरण का। 7वें चरण का यानी कि आज ही वोट डाले गए हैं, मतदान आज ही हुआ है। 403 सीटों पर जनता का जो मिजाज है, जनता को जो मूड है, जो एग्जिट पोल है, दरअसल अब तो चूंकि मतदान खत्म हो गया है, जो एग्जिट पोल है उसका डेटा चंद पलों में आपके सामने होगा और पूरी की पूरी 403 सीटों का 403 सीटों की जो पिक्चर है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी कि बीजेपी की क्या स्थिति हो सकती है और अखिलेश यादव की स्थिति क्या हो सकती है। बिल्कुल, तो अभी 6ठे चरण की अगर हम बात करें तो 6ठे चरण तक तो अब बीजेपी मेजॉरिटी मार्क क्रॉस करती हुई नजर आ रही है। 200 से 222 तक सीटें वो हासिल कर सकती है। जो बड़ी खबर है वो ये 6th फेज के बाद बीजेपी को बहुमत मुमकिन है। देखिए आप अपने स्क्रीन पर प्रोजेक्शन देख पा रहे हैं, 200 से 222 सीटें, ये सिर्फ 6th फेज तक का प्रोजेक्शन हम आपको दिखा रहे हैं। 200 से 222 सीटें बीजेपी और उसके अलाइज के लिए। इसके अलावा आपको ये स्टोरी है इस वक्त 6 चरण की 349 सीटें, जिनमें से 200 से 222 सीटों पर 200 से 222 सीटों पर बीजेपी और उसके अलाइज के लिए जीत मुमकिन, और 116 से 131 सीटों पर समाजवादी पार्टी और उसके अलाइज के लिए जीत मुमकिन। राम, बिल्कुल, अब बारी है 7वें चरण की। सबसे महत्वपूर्ण ये चरण कहा जा रहा था क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस चरण पर अपना पूरा जोर लगाया था, पूरा फोकस किया था। ये हम आपको 7वें चरण की कुल 54 सीटें हैं, आज ही वोट डाले गए हैं, शाम को 6 बजे तक मतदान हुआ है। 7 मार्च यानी कि आज ही यहां पर मतदान हुआ है। पूर्वांचल की 54, सभी की सभी पूर्वांचल की सीटें थी, कुल सीटें 54 पूर्वांचल की सीटें। कुल आज जो जिले थे जहां पर मतदान हुआ है वो 9 जिले थे। अब आपको हम जिलेवार भी बता देते हैं कि कहां पर कितनी सीटें थी, किस जिले में कितनी सीटें थी और क्या फैक्टर हो सकते हैं। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, 10 सीटें। मऊ 4 सीटें। इसके अलावा दूसरे जिलों की बात करें तो जौनपुर, यहां भी बहुत कठिन इस बार की लड़ाई है, 9 सीटें। गाजीपुर में भी बड़ी तगड़ी लड़ाई है, 7 सीटें गाजीपुर की भी इसी में शामिल हैं। चंदौली की 4 सीटें इसी चरण में यहां पर भी मतदान हुआ है। वाराणसी की 8 सीटें जिनका जिक्र हम कर रहे थे। भदोही की 3 सीटें इसी चरण में आती हैं जहां पर आज ही वोट डाले गए हैं। तो ये कुल मिलाकर 9 जिले हैं जहां की 54 सीटों पर मतदान हुआ है। मिर्जापुर की 5 सीटें, वहां भी विंध्यवासिनी कॉरिडोर बना है। सोनभद्र की भी जो है वो 4 सीटें थी इसमें शामिल। तो कुल मिलाकर जो सीटें हैं वो 54 सीटें हैं जिन पर आज मतदान हुआ है। और उसका रुझान क्या कह रहा है, एग्जिट पोल क्या कह रहा है, जानने के लिए सीधे अदिति के पास चल रहे हैं। थैंक यू राम। जी न्यूज़ और डिजाइन बॉक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तर प्रदेश के 7वें दौर यानी फाइनल फेज की वोटिंग की अगर बात की जाए 54 सीटों में, तो बीजेपी और उसके अलाइज को 23 से 27 सीटें मिल सकती है। बीजेपी और उसके अलाइज को फाइनल फेज
फेज में 23 से 27 सीटें मिल सकती हैं समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन को 22 से 26 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी आप कह सकते हैं यहां पर पूर्वांचल में अगर आप बात करें तो बीजेपी और एसपी अलायंस में इस वक्त कांटे की टक्कर हो रही है। बीएसपी को 1 से 3 सीट पर जीत मिलने की उम्मीद है, वहीं कांग्रेस पार्टी को 1 से 2 सीट पर कामयाबी मिल सकती है। और अदर्स का खाता अभी तक खाली रहा, लेकिन यहां पर 1 से 3 सीट का अनुमान है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं 54 सीटें लास्ट फेज की, जिनमें से 23 से 27 सीटों पर बीजेपी और उसके अलाइज, समाजवादी पार्टी गठबंधन 22 से 26 सीटों का प्रोजेक्शन, बहुजन समाज पार्टी 1 से 3 सीट पर जीत मिलने की उम्मीद और कांग्रेस पार्टी 1 से 2 सीट पर कामयाबी की उम्मीद, या कह सकते हैं कामयाबी का अनुमान। इसके अलावा अदर्स के खाते में भी 1 से 3 सीट आने का अनुमान। यह है 7th फेज की ओवरऑल टैली। जल्दी से एक कमेंट नरेश आपका, क्या कह सकते हैं यहां पर कम से कम लड़ाई हो रही है दोनों गठबंधन के बीच में। आपको मैं वापस लौट दूंगी ओवरऑल तस्वीर अब पहले अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। 403 मेंबर की असेंबली, वहां पर किस तरह की तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर डेटा खुद ब खुद देख पा रहे हैं। बीजेपी को बहुमत मिल सकता है, बीजेपी मेजॉरिटी मार्क क्रॉस कर सकती है। प्रोजेक्शन खुद ही बता रहा है 223 से 248 सीटों का प्रोजेक्शन है, जैसा कि आप अपने टॉप ऑफ द स्क्रीन देख पा रहे हैं। 138 से 157 सीटों का प्रोजेक्शन समाजवादी पार्टी और उसके अलायंस के लिए। बहुजन समाज पार्टी के लिए 5 से 11 सीटों का प्रोजेक्शन है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के लिए 4 से 9 सीटों का प्रोजेक्शन और अदर्स के खाते में 3 से 5 सीटों का प्रोजेक्शन यहां पर। यानी उत्तर प्रदेश में 2017 से तुलना की जाए तो जाहिर तौर पर बीजेपी को नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर 2022 में बात की जाए, देखते हुए कि वे 5 साल पार्टी ने शासन किया है, 223 से 248 सीटों का प्रोजेक्शन जी न्यूज डिजाइन बॉक्स के इस एग्जिट पोल के मुताबिक। नरेश जी बिल्कुल अदिति, मैं ऐसा समझता हूं कि जो ओवरऑल टैली बन के आ रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी की कुछ सीटें और भी आ सकती थी अगर भारतीय जनता पार्टी ने 75% सिटिंग एमएलएस को टिकट नहीं दिया होता। और उनका टिकट रिपीट करने का भी ऑलमोस्ट कारण था कि उनको दे फियर्ड दैट मास एक्सोडस ऑफ ओबीसी लीडर्स, तो उन्होंने उसको रोका। बट एमएलएस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, मैं बहुत माइल्डली बता रहा हूँ। और उनके बारे में कैसी बात लोग नीचे करते हैं, उसके बारे में बट एक बात बीजेपी बहुत अच्छे से बेचने में कामयाब हुई। और इस बात को मैं आपको एक लाइन में बताना चाहूँगा, जो मेरी लाइन नहीं है, वोटर्स की लाइन थी कि कानून का राज हो सकता है यूपी में, पुलिस लाचार होती नहीं है, बनाई जाती है, ऐसा लोग कहने लग गए हैं। अब वो कितना हद तक सच है मैं नहीं जानता हूँ, बट ये बात जरूर है कि इस बात की चर्चा इस दिशा में होती है और उसका इस वोटिंग पैटर्न पे जरूर इम्पैक्ट दिख रहा है कि लोगों को बहुत शिकायतें थी, चाहे वो पशुओं के मुतल्लिक हों, चाहे वो रोज़गार के मुतल्लिक हों, चाहे वो प्राइस राइज के मुतल्लिक हो। बट एंड बात ये करते थे, चलो बहू बेटी तो सुरक्षित है ना, इस तरीके की बात, गुंडा राज खत्म करने की बात, ऐसे लोग बात करते थे। और मैं सोचता हूँ कि सेंटिमेंट के तौर पे एक वोटर इस बात से जरूर संतुष्ट होता होगा कि मेरे को इस बात की कम से कम फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर हम ये देखें कि जो vote difference between, as the exit poll says, between the two parties or the two alliances is around 4 to 5%. Samajwadi Party is expected to do its best ever in Uttar Pradesh, but still fall short from BJP by a distance. So उसमें ये बात निकल के आती है एनालिटिक पॉइंट कि भारतीय जनता पार्टी अपना वोट शेयर बचाने में कामयाब रही है। समाजवादी पार्टी जो वोट ले रही है वो बसपा के डिक्लाइन की वजह से ले रही है। बसपा सिग्निफिकेंट जितनी इलेक्शन टू इलेक्शन डिक्लाइन कर रही है, उससे ये जो कॉन्टेस्ट है बाइपोलर होता जा रहा है और 24 में हो सकता है कि इसकी बाइपोलरिटी और बढ़ सके। तो इसमें ये 2-3 रोचक तथ्य थे जो मैं आपके दर्शकों के सामने रखना चाहता था। ओवरऑल टैली में मैं फिर रिपीट करता हूँ कि मेरे को लगता है कि बीजेपी की सीटें बढ़ सकती थी अगर टिकट्स थोड़े से और सोच के दिए जाते। ठीक, और अपने दर्शकों को बता देते हैं वोट शेयर का आप जिक्र कर रहे थे। समाजवादी पार्टी उसके अलायंस को 34% वोट शेयर का प्रोजेक्शन, बीएसपी को 13% वोट शेयर का प्रोजेक्शन और बीजेपी और उसके अलायंस को 39% वोट की उम्मीद, जिसका जिक्र अभी नरेश ने किया कि दोनों पार्टियों के बीच करीब 5% वोट शेयर का फासला है। लेकिन स्क्रीन के टॉप पर आप देख पा रहे हैं जो स्टोरी है, सबसे चर्चित उत्तर प्रदेश की जो स्टोरी है वो आपके टॉप ऑफ द स्क्रीन है। 223 से 248 सीटों का प्रोजेक्शन बीजेपी और उसके अलायंस के लिए। और देखिए वोट प्रतिशत इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो 39%
39% है। वहीं समाजवादी पार्टी और उसके साथी दलों की बात की जाए तो ये वोट शेयर बीजेपी से 5% कम 34% है। समाजवादी पार्टी जिसे लेकर नरेश अभी कह रहे थे कि अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही है, लेकिन बावजूद इसके सीट्स में कन्वर्ट होते हुए वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। बहुजन समाज पार्टी 13% वोट शेयर बहुजन समाज पार्टी के पास, और नरेश कह रहे थे जो बहुजन समाज पार्टी का वोट शेयर गिरा उससे गेन बीजेपी को हो रहा है। कांग्रेस पार्टी 6% वोट शेयर कांग्रेस पार्टी का, और इसके अलावा अगर बात यहाँ पर की जाए अदर्स की भी तो उनका वोट शेयर इस वक्त आपके स्क्रीन पर 8% के साथ। यहाँ पे संजीव जी एक कमेंट में आपका चाहती हूँ, एक पॉइंट जो भी नरेश ने उठाया और वो बीजेपी की पॉलिटिकल पिच का भी बहुत अहम हिस्सा रहा। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की बात की, उन्होंने, मुझे याद है प्रधानमंत्री ने कहा साइकिल पर बम, बार बार ये कहा गया अगर आपने समाजवादी पार्टी को वोट किया तो गुंडा राज वापस आ जाएगा, महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी, बहु बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी। इट्स पेइंग ऑफ। देखिए, जो बीजेपी अपनी मार्केटिंग कर रही थी, कई बार जब आप मार्केटिंग करते हैं तो आपका जो विपक्ष होता है उसकी हरकतें आपकी मार्केटिंग को बूस्ट कर देती हैं। इसी चुनाव अभियान के दौरान एक मुख्तार अंसारी के बेटे का एक वीडियो आता है, वो कहता है 6 महीने किसी का ट्रांसफर नहीं करूंगा, जान निकाल लूंगा। अब्दुल्ला आजम खां को जेल के अंदर से रहते हुए चुनाव लड़ने की सपा टिकट दे देती है, जिनके बारे में बहुत सारे आरोप हैं। तो लगता है लोगों को ये लगने लगा कि ये तो चुनाव जीते बिना ये कर रहे हैं। इसीलिए आप देखिए कि थर्ड फेज आते आते चीजें बदलनी शुरू हुई। ठीक, तो मुझे इसका नुकसान संजीव हुआ जी है। माफी के साथ आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि मुझे एक ब्रेक में जाना है, लेकिन अपने दर्शकों को कैन वी हैव दैट टैली अगेन प्लीज। एक बार फिर से ओवरऑल तस्वीर अपने दर्शकों को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की स्टोरी आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की हाईलाइट, बीजेपी इज कमिंग बैक टू पावर। बीजेपी सत्ता में वापसी करते हुए 223 से 248 सीटों का प्रोजेक्शन। समाजवादी पार्टी अलायंस के लिए 138 से 157 सीटों का प्रोजेक्शन, 5 से 11 सीटों का प्रोजेक्शन बीएसपी के लिए। ये एग्जिट पोल के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं। फाइनल रिजल्ट्स के लिए आपको 10 मार्च का इंतजार करना होगा। बीएसपी 5 से 11 सीटों का प्रोजेक्शन, कांग्रेस 4 से 9 सीटों का प्रोजेक्शन और अदर्स के लिए 3 से 5 सीटों का प्रोजेक्शन। ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट ब्रेक के बाद भी जारी है, आप कहीं जाइएगा नहीं। आपकी राय और कमेंट्स का इंतजार। #Z एग्जिट पोल। आप देखते रहिए जी न्यूज़। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.